Hello everyone and welcome to Easy English Literature. In this video we will see the summary for the drama Who's Afraid of Virginia Woolf. This drama is written by Edward Albee in the year 1962. 1962 में ये premiere हुआ था. There are only 4 characters, George, Martha, Nick and Honey. That's why I have not drawn the character map. George and Martha are husband and wife. जॉर्ज इज़ प्रोफेसर ऑफ हिस्ट्री और मार्था जो है वो कॉलेज प्रेसिडेंट की बेटी है. निक एंड हनी, निक इज़ प्रोफेसर ऑफ बायोलॉजी और हनी उसकी वाइफ है. एक्ट 1 से स्टार्ट करते हैं. एक्ट 1 द नेम इज़ फन एंड गेम्स. नॉवल की सेटिंग हमें बताई जाती है सेट इन डार्कनेस. तो सेट इन डार्कनेस से वो कहना चाहता है कि जॉर्ज एंड मार्था का जो रिलेशन है वो भी बहुत ज़्यादा डार्क है. ओके बहुत ज़्यादा उनके बीच में फाइट्स होती है, क्वारल्स होती है, मतलब एक हैप्पी मैरिज वो नहीं स्पेंड कर रहे हैं. सेट इन डार्कनेस इन द लिविंग रूम ऑफ अ हाउस ऑन द कैंपस ऑफ अ स्मॉल न्यू इंग्लैंड कॉलेज. एक कॉलेज है न्यू इंग्लैंड का, उसके कैंपस में घर है इनका और उसी के लिविंग रूम की सेटिंग दिखाई गई है. तो होता क्या है कि मार्था के फादर जो कि कॉलेज के प्रेसिडेंट हैं उन्होंने एक पार्टी थ्रो की होती है और जॉर्ज और मार्था वही पार्टी अटेंड करके अब घर आए हैं. ओके तो मार्था जब एंटर करती है तो लाफ लाउड मतलब हंसते हुए, वो बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसते हुए वो घर में एंटर करती है और घर की कंडीशन को देख के वो डायलॉग बोलती है व्हाट अ डंप. ठीक है तो यहाँ पे वो एक्चुअली उसकी मैरिज की कंडीशन देख के, उनका जो रिलेशन है उसको देख के वो कह रही है व्हाट अ डंप. और जब उसे पता चलता है कि जॉर्ज को नहीं पता कि दिस डायलॉग इज़ टेकन फ्रॉम बेटे डेविस फिल्म, बेटे डेविस की फिल्म से ये डायलॉग लिया गया है, तो मार्था को बहुत ऑड लगता है, बहुत अनॉयड लगता है. उसे लगता है जॉर्ज तुम्हें इतना भी नहीं पता. ओके और इन दोनों के बीच में हमेशा फाइट्स होती रहती है. ये दोनों हमेशा एक दूसरे को उल्टा सीधा बोलते रहते हैं. मार्था कॉल्स जॉर्ज रूड नेम क्लक एंड डम्बेल. तो मार्था जो है ना जॉर्ज को रूड नेम्स बोलती है जैसे क्लक एंड डम्बेल. तो ये नेम्स आप ध्यान रखिए. अब होता क्या है कि मार्था ने 2 गेस्ट अपने घर पे इनवाइट किए हैं, वो है निक एंड हनी. ओके मगर जॉर्ज जो है ना अभी बिल्कुल भी किसी को भी एंटरटेन करने के मूड में नहीं है क्योंकि ऑलरेडी 2 AM हो चुका है रात का. ठीक है जॉर्ज को बहुत गुस्सा आता है तो मार्था सॉन्ग गाती है हु इज़ अफ्रेड ऑफ वर्जीना वुल्फ. मतलब जॉर्ज को चिढ़ा रही है ये कि क्या उन गेस्ट के आने से तुम्हें डर लग रहा है. हु इज़ अफ्रेड ऑफ वर्जीना वुल्फ. मार्था टॉक्स अबाउट अ बिग टीथ. अब मार्था जो है ना अपनी ड्रिंक में एक्स्ट्रा आइस डालने के लिए बोलती है जॉर्ज को और कहती है क्योंकि मेरे पास बिग टीथ है. और बिग टीथ ही नहीं, मेरे पास 2 more टीथ है देन यू, मतलब तुमसे 2 ज़्यादा टीथ है मेरे पास. यहाँ पे वो कहना चाहती है कि मार्था जो है ना वो ज़्यादा डेंजरस पार्टनर है इस मैरिड लाइफ में. ठीक है इस मैरिज में मार्था जो है वो ज़्यादा डेंजरस पार्टनर है. मार्था जो एक वुल्फ की तरह एक्ट कर रही है इस रिलेशनशिप में. ओके उसी वक्त डोरबेल रिंग्स. जॉर्ज कॉशंस मार्था नॉट टू स्टार्ट इन ऑन द बेट अबाउट द किड. डोरबेल बजती है तो जॉर्ज जो है ना वो मार्था को कहता है कि देखो उस किड के बारे में, यानी हमारे किड के बारे में कोई भी बात तुम स्टार्ट नहीं करोगी. ओके इस पे मार्था उसे बोलती है कि मेरी मर्ज़ी, मेरा मन होगा तो मैं बात करूँगी, नहीं होगा तो नहीं करूँगी. मगर जॉर्ज ने उसे एक कंडीशन दे दी है कि तुम बात नहीं करोगी. जैसे ही मार्था डोर ओपन करती है निक एंड हनी है तो मार्था कॉल्स निक एंड हनी किड्स. वो निक एंड हनी को किड्स बोलती है. क्यों? क्योंकि निक एंड हनी जो है ना यंग हैं अभी और मार्था और जॉर्ज उतने यंग नहीं है. निक इज़ अराउंड 30. तो उन दोनों के बीच में जनरेशन गैप है, इसलिए मार्था जो निक और हनी को किड कह के बुलाती है. अब यहाँ पे वापस दे चैट, वो एक दूसरे से बात करते हैं और जॉर्ज और मार्था सिंग्स हु इज़ अफ्रेड ऑफ वर्जीना वुल्फ. ठीक है दे चैट एंड जॉर्ज एंड मार्था सिंग्स हु इज़ अफ्रेड ऑफ वर्जीना वुल्फ. एक्चुअली हु इज़ अफ्रेड ऑफ वर्जीना वुल्फ एक सॉन्ग से लिया गया है, हु इज़ अफ्रेड ऑफ बिग बैड वुल्फ. ओके तो उसी को कन्वर्ट कर दिया इन्होंने, हु इज़ अफ्रेड ऑफ वर्जीना वुल्फ. ये दोनों हमेशा झगड़ा करते रहते हैं और ये सॉन्ग दोबारा से गाया जाता है. जॉर्ज रेफर्स टू लास्ट पार्टी एज परनासिस. ठीक है जो लास्ट पार्टी, इस पार्टी में ये सभी थे, इस पार्टी को जॉर्ज जो है ना परनासिस कहता है, यानी जो प्रेसिडेंट का घर है उसको वो परनासिस कहता है. परनासिस एक्चुअली एक ग्रीस में एक माउंटेन है जिसे बहुत सीक्रेट माउंटेन कहा जाता है, गॉड्स का माउंटेन कहा जाता है. तो एक्चुअली जो प्रेसिडेंट का घर है वो उसी तरीके से, मगर ये यहाँ पे उसको सार्कास्टिक वे में कह रहा है कि वो उस लायक है नहीं, बट फिर भी उसे ये माना जाता है.
जॉर्ज वॉन्ट्स मार्था नॉट टू टॉक अबाउट यू नो वॉट। अब इसके बाद वापस से जॉर्ज जो है ना मार्था को वॉर्न करता है कि नॉट टू टॉक अबाउट यू नो वॉट, तुम्हें पता है किस चीज़ के बारे में बात नहीं करनी है। एक्चुअली जॉर्ज नहीं चाहता कि मार्था जो है उनकी किड के बारे में कोई भी बात करे। अब यहाँ पे मार्था और जॉर्ज को कन्फ्यूजन होता है। मार्था को लगता है कि निक जो है वो मैथ का प्रोफेसर है, बट बातों ही बातों में उन्हें पता चलता है कि निक जो है वो मैथ का प्रोफेसर नहीं है, वो बायोलॉजी का प्रोफेसर है। ठीक है, तो जॉर्ज सेज दैट पीपल लाइक निक आर गोइंग टू मेक ऑल द ट्रबल विद क्रोमोसोम्स। जॉर्ज कहता है कि तुम जैसे लोग क्रोमोसोम्स के साथ कई सारे ट्रबल्स क्रिएट करोगे। ठीक है, जॉर्ज डिस्क्राइब्स द कॉलेज टाउन टू लिटरेरी सेटिंग्स। ठीक है, अब जो कॉलेज टाउन है, जो कॉलेज का जो कैंपस है, उसको वो दो लिटरेरी सेटिंग्स के साथ कंपेयर करता है और एक दूसरी सेटिंग के साथ कंपेयर करता है। तो यहाँ पे आप ये ध्यान रखिए कि कौन कौन सी लिटरेरी सेटिंग्स के साथ ये इसे कंपेयर कर रहा है। फर्स्ट कंपेयर करता है इलिरिया से। ये एंशियंट सिटी है यूज्ड फॉर द सेटिंग ऑफ ट्वेल्थ नाइट। शेक्सपियर का जो प्ले है ट्वेल्थ नाइट, उसकी सेटिंग के लिए इस एंशियंट सिटी को यूज़ किया गया था। सेकेंड है पेंगुइन आइलैंड, सेटिंग फॉर अ नॉवल बाय एंटोल फ्रांस। फ्रेंच नॉवलिस्ट है ये एंटोल फ्रांस, उनकी एक नॉवल के लिए इस पेंगुइन आइलैंड की सेटिंग यूज़ की। और थर्ड है गोमराह, ये बाइबल से लिया गया है। गॉड डिस्ट्रॉयड कॉज इट्स इनहेबिटेंट्स वर विकेड। गॉड ने इस प्लेस को डिस्ट्रॉय कर दिया था क्योंकि इसके जो इनहेबिटेंट्स हैं वो विकेड थे। तो ये एंशियंट चीज़ों से और ऐसी सेटिंग से इसे डिस्क्राइब कर रहा है जो कि अच्छी नहीं है, कॉलेज के कैंपस की सेटिंग्स को। ठीक है, जॉर्ज कॉल्स हनी स्लिम हिप्ड। अब यहाँ पे जॉर्ज जो है ना हनी को स्लिम हिप्ड कहता है। क्यों कहता है? क्योंकि ऐसा माना जाता है कि पहले टाइम पे ऐसा बोला जाता था इंग्लिश कल्चर में कि जिनके स्लिम हिप्ड है वो इतनी ज़्यादा फर्टाइल नहीं होती हैं लेडीज़। तो इस टाइम पे हनी और निक का भी कोई बेबी नहीं है, इसलिए वो उसे स्लिम हिप्ड कह के चिढ़ाता है क्योंकि वो ज़्यादा फर्टाइल नहीं है। ओके, अब क्या होता है कि ये लोग सब आपस में बात करते हैं और मार्था जो है अपने क्लोथ्स चेंज करने के लिए ऊपर चली जाती है। जब वो वापस आती है तो उसने एक सेक्सी आउटफिट पहना होता है। ठीक है, और वो कोशिश करती है निक को सिड्यूस करने की। ओके, अपने आउटफिट से, अपने एक्सप्रेशन से, अपने एक्शन से वो निक को सिड्यूस करने की कोशिश करती है। और यहाँ पे उसे पता चलता है, जॉर्ज को पता चलता है कि जब ये ऊपर गई थी मार्था तो इसने हनी के सामने अपने बेटे की बात की। हनी नीचे आके बताती है कि तुम्हारा एक बेटा भी है जो कल यहाँ आने वाला है और कल उसका 21st बर्थडे है। और इसी के साथ मार्था ना निक को सिड्यूस करने की भी कोशिश करती है। तो ये दोनों ही सिचुएशन से कि जॉर्ज ने उसे मना किया था कि तुम अपने बेटे के बारे में कोई बात नहीं करोगी, बट यहाँ पे मार्था ऐसा करती है तो जॉर्ज को बहुत गुस्सा आता है और वो एक राइफ़ल निकाल के मार्था को शूट करने की कोशिश करता है। बट उस राइफ़ल से बुलेट नहीं निकल के पैरासॉल पॉप्स आउट, एक चाइनीज़ अम्ब्रेला बाहर आता है। ओके, तो एवरीवन लव्स, हर कोई हंसने लगता है जॉर्ज पे, जो कि जॉर्ज को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। दोबारा से जॉर्ज और मार्था के बीच में कन्वर्सेशंस होते हैं, कई सारे झगड़े होते हैं, बातें होती है। मतलब एक्चुअली ये दोनों हमेशा लड़ते रहते हैं और एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करते रहते हैं। यहाँ पे जॉर्ज से एक लिकर बॉटल टूट जाती है तो मार्था कहती है कि तुम एक लिकर बॉटल को नीचे गिराना अफोर्ड नहीं कर सकते क्योंकि तुम्हारी सैलरी बहुत लो है। और मार्था दोबारा से गाने लगती है हु इज़ अफ्रेड ऑफ वर्जीना वुल्फ। नाउ वी मूव टू एक्ट 2। एक्ट 2 इज़ वॉल्पर्गनाश्ट। यहाँ पे निक थॉट हनी इज़ प्रेग्नेंट। ठीक है, तो एक्चुअली क्या होता है कि जब मार्था और हनी यहाँ नहीं होते हैं, वो लोग किचन में कॉफ़ी बना रहे होते हैं। फाइन, तो यहाँ पे निक और जॉर्ज वो अपनी अपनी वाइफ के बारे में बातें करते हैं। तो निक जॉर्ज को बताता है कि वो एक्चुअली शादी नहीं कर रहे थे, बट उसे ऐसा लगा, उन दोनों को ऐसा लगा कि हनी प्रेग्नेंट है और इसीलिए उन्होंने शादी कर ली। बट वो एक फॉल्स प्रेगनेंसी थी, एक्चुअल में हनी प्रेग्नेंट नहीं थी, बट इस वजह से उनकी शादी हो गई। ठीक है, जॉर्ज एंड निक डिस्कस देयर वाइव्स, ये दोनों अपनी वाइफ्स को डिस्कस करते हैं। मार्था हैज़ नेवर बीन प्रेग्नेंट। जॉर्ज बताता है कि मार्था तो कभी प्रेग्नेंट ही नहीं हुई। अब कितना कॉन्ट्राडिक्टरी है, एक तरफ जॉर्ज कह रहा है मार्था को कि तुम अपने बेटे के बारे में किसी को नहीं बताओगी। ओके, वो बेटा कल आने वाला है, उसका कल 21st बर्थडे है, मगर वो, और यहाँ पे वो कह रहा है कि मार्था हैज़ नेवर बीन प्रेग्नेंट। ठीक है, वो मार्था को बोलता है साइक्लॉप्स।
ठीक है, मार्था इज़ अ साइक्लॉप्स। जॉर्ज कहता है कि मार्था इज़ अ साइक्लॉप्स। साइक्लॉप्स मीन्स एक जायंट होता है, वन आइड जायंट, एक ही आँख होती है उस जायंट की, ठीक है। अब ये किचन में से ही मार्था बोलती है क्लीन अप द मेस। यहाँ पर भी ये जो डायलॉग यूज़ हुआ है क्लीन अप द मेस, वो एक्चुअली उस मैरिज के लिए यूज़ हुआ है कि जॉर्ज क्लीन अप द मेस जो हमारे रिलेशन में है उसे क्लीन करो। और यहाँ पे जॉर्ज निक को बोलता है कि मैं तो सालों से इस मेस को क्लीन ही कर रहा हूँ। ओके, मैं तो मैरिज मतलब मेरी मैरिज एक मेस ही है। ये सब बातें होती है, फिर इनके बीच में झगड़े होते हैं। तो यहाँ पे हनी जो है ना टॉपिक चेंज करने के लिए बोलती है कि चलो डांस करते हैं। हनी सजेस्ट दैट दे डांस, ठीक है। मार्था एंड निक डांस इन अ सेक्सी वे। अब क्या होता है कि हनी बोलती है कि डांस करते हैं, और यहाँ फिर मार्था और जॉर्ज झगड़ने लगते हैं कि कौन किसके साथ पार्टनर करके डांस करेगा। और यहाँ पे हनी तो बेचारी बहुत बोर हो जाती है, वो अकेले ही डांस करने लगती है। उसके बाद मार्था और निक डांस करते हैं और बहुत ही सेक्सी वे में वो डांस कर रहे होते हैं। ओके, अब यहाँ पे मार्था जो है, ये डांस का सीन ख़त्म हो जाता है तो मार्था टॉक्स अबाउट जॉर्ज बुक। मार्था जो है ना जॉर्ज की बुक के बारे में बात करती है। वो बताती है कि जॉर्ज ने एक बुक लिखी थी जिसको उसके फादर ने, जो कि कॉलेज के प्रेसिडेंट है, उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। और उन्होंने ये तक कह दिया कि अगर जॉर्ज ने ये बुक पब्लिश कराई तो वो उसे फायर कर देंगे, कॉलेज से निकाल देंगे। मतलब वो कहना चाहती है कि जॉर्ज ने इतनी बुरी बुक लिखी थी। ये सुन के जॉर्ज को बहुत गुस्सा आ जाता है और जॉर्ज ज़ोर से चिल्लाता है और वो बोलता है द गेम इज़ ओवर, कि अब जो है ना गेम ख़त्म हो गया है। ठीक है, यहाँ पे मार्था एक और चीज़ बताती है। एक्चुअली जब मार्था और हनी किचन में होते हैं और जब ये दोनों अपनी वाइफ्स के बारे में बात करते हैं, तब एक स्टोरी सुनाई होती है जॉर्ज ने निक को कि एक चाइल्ड था जिसने एक्सीडेंटली अपने पेरेंट्स का मर्डर कर दिया था। ओके, ये सिर्फ एक स्टोरी सुनाई होती है। यहाँ पे मार्था जो है ना सबके सामने ये कह देती है कि पता है वो चाइल्ड कौन था, वो चाइल्ड जो है वो जॉर्ज ही था। जब जॉर्ज बोलता है द गेम इज़ ओवर, तब मार्था कहती है, मार्था कॉल्स जॉर्ज मर्डरर, उसे मर्डरर कहती है और कहती है कि तुम्हें जो वो स्टोरी सुनाई थी ना, तो वो चाइल्ड जो था वो जॉर्ज ही था। मतलब कहने का मतलब ये है कि हर तरफ ये एक दूसरे को किसी न किसी तरीके से ब्लेम करते हैं, पुरानी बातें निकालते हैं। जैसे इसने बुक की बात निकाली या ये कहा कि तुम मर्डरर हो। ओके, तो ये हमेशा लड़ते रहते हैं। और निक और हनी जो है ना बहुत ही ज़्यादा ये फील कर रहे थे कि हमें तो यहाँ आना ही नहीं चाहिए था, बहुत फ्रस्ट्रेट हो रहे थे वो। अब जॉर्ज कहता है, जब मार्था जॉर्ज को मर्डरर कहती है तो जॉर्ज कहता है कि अब हम नया गेम खेलेंगे, हम्प द होस्टेस। हम्प द होस्टेस मतलब अब जो है ना होस्टेस की बारी है। ठीक है, तो जॉर्ज कहता है कि विल प्ले अ न्यू गेम, हम्प द होस्टेस। तो जब ये सारी चीज़ें हो रही है, जब मार्था जॉर्ज को उल्टा सीधा बोल रही है, उसकी बुक के बारे में मजाक उड़ा रही है, ये सब चीज़ हो रही है ना, तो ये निक और हनी जो है ना बहुत मज़े लेते हैं और वो जॉर्ज के ऊपर बहुत हंसते हैं। तो जॉर्ज बोलता है कि अब एक नया गेम खेला जाएगा, गेट द गेस्ट, कि अब जो है ना गेस्ट की बारी है। तो जॉर्ज कॉल्स फॉर अ गेम, गेट द गेस्ट। और वो बोलता है कि ये बुक को तो प्रेसिडेंट ने रिजेक्ट कर दिया था, बट मैंने एक और बुक लिखी। और वो बुक की स्टोरी ये है कि दो कपल होता है, मतलब एक कपल होता है और उनकी शादी इसलिए हो जाती है क्योंकि उन्हें लगता है कि वो प्रेग्नेंट है, मगर ये फॉल्स प्रेगनेंसी होती है। ये सुन के ना हनी को पता चल जाता है कि जॉर्ज जो है वो हमारी स्टोरी सुनाता है, उसे बहुत बुरा लग रहा है और उसे वॉमिट होने लगती है। तो वो वॉमिट करने के लिए बाथरूम में चली जाती है। एक्चुअली ये कई बार ऐसा होता है, पहले भी ऐसा हुआ है और कई बार ऐसा होता है कि टाइम टाइम पे हनी जो है ना वॉमिट्स, हनी को वॉमिट के सेंसेशंस होते हैं, वॉमिट होती है और वो बार बार बाथरूम में जाती है। तो जब ये होता है कि जॉर्ज कॉल्स फॉर अ गेम, गेट द गेस्ट, जॉर्ज टॉक्स अबाउट द नॉवल नाइस कपल फ्रॉम द मिड वेस्ट। वो बोलता है कि मैंने एक नॉवल लिखी है, नाइस कपल फ्रॉम द मिड वेस्ट। इसमें इन कपल की शादी इसलिए हो जाती है क्योंकि इन्हें लगता है कि ये लोग प्रेग्नेंट हैं। ओके, ये सुन के हनी को समझ आ जाता है कि ये हमारे बारे में बात कर रहा है। हनी वॉमिट करती है। तो यहाँ पे गेट द गेस्ट वाले जो इसका थॉट था कि अब गेस्ट की बारी है, वो यहाँ पे इस तरीके से कंप्लीट करता है। अब मार्था जो है ना वापस निक को सिड्यूस करने की कोशिश करती है। ठीक है, एंड डिमांड्स अटेंशन फ्रॉम जॉर्ज। वो निक को सिड्यूस करने की कोशिश करती है और वो चाहती है कि जब वो ऐसा कर रही हो तो जॉर्ज उसको देखे,
वो निक को किस करने की कोशिश करती है और वो लिटरली किस करती भी है, बट जॉर्ज को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जॉर्ज इग्नोर कर देता है, ठीक है। तो जब ये किसिंग सीन आता है मार्था और निक के बीच में, तब एक्चुअली जब वो किस कर रहे होते हैं तो विंड चाइम्स की बेल बज जाती है उनके झटके से। तो जॉर्ज डिसाइड्स दैट द बेल्स वर अनाउंसिंग देयर सन्स डेथ, ठीक है। तो उस टाइम जॉर्ज को गुस्सा आ जाता है जब वो किस करता है, और जॉर्ज कहता है कि ये जो बेल्स है ना, ये हमारे सन की डेथ को अनाउंस कर रहे हैं। और जॉर्ज मार्था को बुलाता है और कहता है कि मुझे तुम्हें एक टेरिबल न्यूज़ देनी है, ठीक है। जॉर्ज कॉल्स मार्था टू टेल द टेरिबल न्यूज़, कि मुझे तुम्हें एक टेरिबल न्यूज़ देनी है। और यहीं पे ये एक्ट ख़त्म हो जाता है और अब एक्ट 3 स्टार्ट हो रहा है, द एक्सॉर्सिज्म, ठीक है। यहाँ पे मार्था लिविंग रूम में एंटर कर रही है, वो अपने आप से बातें करते करते एंटर हो रही है कि मुझे और ड्रिंक चाहिए। वो रो रही है, अपने फादर की बातें कर रही है, तो इस तरीके से वो एंटर कर रही है। और निक एंड मार्था डिड नॉट हैड सेक्स। एक्चुअली ये सब क्यों कर रही है वो, कि निक और मार्था जो है ना, दे ट्राइड टू हैव सेक्स, ओके, बट उनके बीच में ऐसा कुछ नहीं होता क्योंकि निक कैन नॉट इरेक्ट, ठीक है, वो एक इम्पोर्टेंट है। तो मार्था यहाँ पे रोने लगती है और कहती है कि आज तक मुझे किसी भी मैन ने हैप्पीनेस नहीं दी, सिर्फ एक ही व्यक्ति है जो मुझे खुश कर सकता है और वो है जॉर्ज। मार्था, ओनली वन मैन हैड एवर मेड हर हैप्पी, जॉर्ज। तो मतलब ये फर्स्ट टाइम है पूरे ड्रामा में कि मार्था ने जॉर्ज की तारीफ़ की है और वो कहती है कि सिर्फ जॉर्ज ही उसे खुश कर सकता है। उसका कहना है कि चाहे वो हंसना हो चाहे रोना हो, वो किसी भी तरीके का गेम खेलें, वो बार बार गेम्स के रूल बदलती है, चीट करती है, बट फिर भी जॉर्ज कभी उसे कुछ कहता नहीं है। इन द सेंस जॉर्ज हमेशा उसके साथ खेलता है, गेम्स खेलता है। तो उसे ऐसे लगता है कि सिर्फ एक ही मैन है उसके लाइफ में जो उसे खुश कर सकता है, वो जॉर्ज है। अब यहाँ पे जॉर्ज एंटर करता है, डोर नॉक होता है, मार्था डोर ओपन करती है, तो जॉर्ज जो है ना, मार्था के लिए बुके लाया है स्नैप ड्रैगन्स का। जॉर्ज इज़ एट द डोर विद अ बुके ऑफ स्नैप ड्रैगन्स फॉर मार्था, ओके। अभी स्नैप ड्रैगन्स का भी यहाँ पे रोल है क्योंकि वो बताना चाह रहा है कि मार्था जो है ना, वो ड्रैगन है उनके रिलेशनशिप में, ठीक है। तो वो स्नैप ड्रैगन का बुके लाता है। जॉर्ज ग्रीट्स निक एज सोनी, ठीक है, सोनी। तो जॉर्ज जो है वो निक वहाँ पे होता है, उसको सोनी की तरह ग्रीट करता है, मतलब सन की तरह ट्रीट करता है, उसके सन की तरह बोलता है कि तुम मेरे बेटे जैसे हो, इसलिए वो सोनी बोलता है उसको। दोबारा से यहाँ पे फाइट होती है मार्था और जॉर्ज के बीच में, जिसे निक हैंडल करता है, ठीक है। और अब यहाँ पे जॉर्ज बोलता है कि ठीक है, अब एक लास्ट गेम खेलेंगे, वो है ब्रिंगिंग अप बेबी, ओके, वन लास्ट गेम, ब्रिंगिंग अप बेबी। तो यहाँ पे वो लोग है ना, मार्था और जॉर्ज अपने बेबी की बातें करने लगते हैं। वो बताते हैं कि कैसे वो पैदा हुआ, कैसे वो बड़ा हुआ, उसकी चाइल्डहुड मेमोरीज़ के बारे में बताते हैं, कैसे उसने स्टेप बाय स्टेप माइलस्टोन्स क्लियर किए। ये सब सुन के ना हनी को बहुत अच्छा लगता है और वो कहती है कि मुझे भी चाइल्ड चाहिए। हनी वॉन्ट्स अ चाइल्ड। इनकी स्टोरी सुन के नाउ हनी वॉन्ट्स अ चाइल्ड, ठीक है। और एंड में जब ये लोग सब बातें कर रहे होते हैं कि किस तरीके से उनका बेबी बड़ा हुआ, एंड में जॉर्ज जो है एक प्रेयर बोलता है, और वो प्रेयर होती है जो डेड लोगों के लिए बोली जाती है। जॉर्ज सेज द लैटिन प्रेयर फॉर द बेबी, ठीक है। तो मार्था उसे कहती है कि तुम इस तरीके की प्रेयर क्यों बोल रहे हो। तब जॉर्ज अनाउंस करता है कि देयर सन डाइड इन अ कार एक्सीडेंट, ओके, कि लास्ट डे उनका सन जो है एक कार एक्सीडेंट में मारा गया। उसे ये न्यूज़ एक टेलीग्राम के थ्रू मिली है। मार्था कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता, मुझे वो टेलीग्राम दिखाओ। तो जॉर्ज कहता है कि वो टेलीग्राम तो मैं खा गया, ओके, मैंने स्वॉलो कर लिया। और हनी कहती है कि हाँ, मैंने जॉर्ज को टेलीग्राम स्वॉलो करते हुए देखा है। तो जॉर्ज अनाउंस करता है कि अब कुछ नहीं हो सकता, हमारा बेटा एक कार एक्सीडेंट में मर गया है और अब वो कल नहीं आ रहा। मार्था स्क्रीम्स, मार्था जोर से चिल्लाती है, जॉर्ज कैन नॉट डू दैट, कि जॉर्ज तुम ऐसा नहीं कर सकते, जॉर्ज तुम हमारे बेटे को नहीं मार सकते। जब ये सेंटेंस मार्था कहती है कि जॉर्ज तुम नहीं मार सकते, तुम ऐसा नहीं कर सकते, तब निक को समझ में आता है कि ये तो एक फॉल्स चीज़ है, यानी एक्चुअली उनका कोई बेटा है ही नहीं, ओके। वो लोग तो एक गेम खेल रहे थे जो बहुत टाइम से वो लोग आपस में खेल रहे हैं, ओके, और निक और हनी के प्रेजेंस में भी खेल रहे हैं, ओके। और उस गेम का रूल ये है, जॉर्ज कहता है कि नहीं, अब हमारा बेटा मर चुका है,
क्यों? क्योंकि मार्था तुमने गेम के रूल्स तोड़े हैं। गेम का रूल ये था कि किसी के भी सामने हम हमारे बच्चे की बात नहीं करेंगे, हमारे बेटे की बात नहीं करेंगे, मगर तुमने हनी को सब कुछ बता दिया, तुमने रूल तोड़ा और इसलिए अब हमारा बेटा मर चुका है, मतलब ये गेम जो है अब ख़त्म हो गया है। जॉर्ज सिंग्स, अब की बार जॉर्ज गाता है, हु इज़ अफ्रेड ऑफ वर्जीना वुल्फ। तो मार्था बोलती है आई एम जॉर्ज, ठीक है। और इसी के साथ ये प्ले जो है वो एंड हो जाता है। बेसिकली इस प्ले में दिखाया है मार्था और जॉर्ज का रिलेशनशिप, जो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, मतलब बिल्कुल भी वो खुश नहीं है अपनी मैरिड लाइफ से, उनका कोई बेबी नहीं है, ठीक है। बट वो एक इमेजिनरी सन क्रिएट करते हैं, इमेजिनरी सन की स्टोरी क्रिएट करते हैं, एक गेम खेलते हैं। और जॉर्ज मार्था को बताता है कि तुम इस सन के बारे में किसी के सामने बात नहीं करोगी, और मार्था ऐसा नहीं करती, वो गेम के रूल्स तोड़ देती है। यही सब कुछ, कई सारे गेम्स दिखाए मैंने, कई सारे गेम्स के नेम भी मेंशन किए हैं, कई सारे कोट्स भी मेंशन किए हैं, इंपॉर्टेंट चीज़ों को हाईलाइट भी किया है। ये सब चीज़ें आप अपने आंसर्स में यूज़ कर सकते हैं। तो बेसिकली यही स्टोरी है हु इज़ अफ्रेड ऑफ वर्जीना वुल्फ की। इसी तरीके की और स्टोरीज़ के लिए सब्सक्राइब टू ईजी इंग्लिश लिटरेचर. Please hit the like button. Till then, all the best and keep learning.